नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल मैथ में। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि 10th स्टूडेंट्स के फर्स्ट चैप्टर में है शामिल। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे और इस पर बेस्ड उस प्रॉब्लम को हल करेंगे। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, first we consider some example. Suppose prime factorization of 10 we write as 2 into 5 . What are these numbers? 2 is prime, 5 is a prime number, and what is this number? This is a composite number और भाज्य संख्या। So यहाँ हमने क्या किया है कि एक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया है, भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन। Now we have some observations. क्या हर एक भाज्य संख्या का भाज्य गुणनखंड किया जा सकता है? The answer is yes, because in arithmetic every composite number can be expressed as a product of primes, and composite have no independent existence. Can we write 10 as 5 into 2? Yes, but both are same things, only order is changed. Can we write it as the product of other primes? क्या 10 को हम किसी अन्य अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। यह प्रॉपर्टी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, यह प्रॉपर्टी उसकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यह एक्सप्रेशन या संबंध क्या कहता है? यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वह भी एक यूनिक तरीके से यानी अद्वितीय तरीके से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सुविधा के लिए हम किसी भी भाज्य संख्या को h से डिनोट करते हैं और अभाज्य संख्या को p1, p2 इत्यादि से। तो h बराबर p1 इंटू p2 और डॉट pn आता है, जहाँ p1 लेस देन इक्वल टू p2 लेस देन इक्वल टू pn है। यानी हम अभाज्य गुणनखंड को असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिखते हैं। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द HCF and LCM of 2 or more than 2 numbers। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के HCF या LCM ज्ञात करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हैं। और
इस विधि से HCF या एलसीएम ज्ञात करना हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम हम बिना अनजाने अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते थे, लेकिन उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के रूप में नहीं जानते थे। यह अभाज्य गुणनखंड विधि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही है। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF of this. Then how to find HCF? We write it as the product of primes. Now HCF is highest common factor. So to find HCF, we see that the primes which is common to all the three and the lowest power of the primes which is involved in all the three numbers is 3. So HCF 12, 15 is 3. Now if we take it as 60, then we write it as this, and suppose we take here 105, then prime factorization is like this. Then HCF is 3 involved in 3 is common to all. The lowest power of 3 involved is 3, and 5 is also common to all. Now take the product of 3 into 5. This is the HCF of इसलिए यहाँ पर हम लोग HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घातों का गुणनफल करके हम HCF निकालते हैं। और हम लोग देखेंगे कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड में शामिल संख्याओं में शामिल अभाज्य गुणनखंड में से हर एक गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा। Now to find LCM 12, 15, 21, we again write it as two is here, but 2 is not as a product in 15 and 21. To find LCM, we take these 2 square. कॉमन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में से 3 एक बार लेंगे। 5 is also involved in any of the number, and 7 multiply, we get this as LCM. So to find LCM, संख्याओं में शामिल अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम होता है। अब इस विधि से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन पर आधारित दूसरा सवाल है कि क्या n के किसी मान के लिए 4 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होता है। तो 4 टू द पावर n का मतलब है, इसका मतलब है यानी n के किसी भी मान के लिए 4 टू द पावर n के गुणनखंड में 2 और केवल 2 ही शामिल है। किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 10 उसके गुणनखंड में शामिल होना चाहिए। और हम जानते हैं कि 10 तभी हो सकता है जबकि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे 5 भी शामिल हो। यहाँ n के किसी भी मान के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, इसीलिए यह संख्या n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं है। क्या 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होगी? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो n के किसी भी मान के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 हो, केवल 2 और 3। बाय द सेम लॉजिक शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 के अलावे कम से कम एक 5 होना चाहिए, जो कि n के किसी मान के लिए इसमें नहीं है। अतः n के किसी मान के लिए यह संख्या शून्य नहीं है। सिमिलरली टू द पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं है। Now there is an interesting fact that कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो हम जानते थे कि यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। ऐसा करने के पीछे यही लॉजिक था, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य है तो उसके गुणनखंड में 10 शामिल है, और 10 के होने का मतलब है उसके गुणनखंड में 2 और 5 है। इसीलिए विभाज्यता की जांच में हमने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो वह 2 से या 5 से विभाजित हो। हमने यह भी पढ़ा कि यदि किसी संख्या के अंत में डबल शून्य, 2 शून्य हो तो वह संख्या चार या 25 से विभाजित होगी। ऐसा करने के पीछे भी यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही है। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या के अंत में डबल शून्य है, इसका मतलब कि 100 उस संख्या का एक गुणनखंड है। 100 गुणनखंड का मतलब 10 इंटू 10, उस संख्या के गुणनखंड में 10 2 बार शामिल है, और इसका मतलब
कि 2 और 5 उस संख्या के गुणनखंड में 2-2 बार शामिल है। इसका मतलब कि संख्या 4 या संख्या 25 से विभाजित है, क्योंकि संख्या के गुणनखंड में 4 और 25 दोनों। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सिंपल लग रहे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी एप्लीकेशंस है। इसी प्रकार से अब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 000 हो तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? ऑब्वियसली 10 10 10 मीन्स 2 into 2 into 2, 5 into 5 into 5, यानी ये संख्या 8 से या 125 से विभाजित। से या 125 से ओके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के लास्ट एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे यह जानने में कि किस प्रकार से एक परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ए रेशनल नंबर। दिस इज ए रेशनल नंबर, इंटीजर बाय इंटीजर, denominator must not be equal to 0. This is an example of a rational number. Its decimal expansion is 0 0 0 0. This type of decimal expansion is called terminating शांत दशमलव। This is a rational number. Decimal expansion is 0.33333. Expression is called non-terminating recurring अशांत आवर्ती। इस प्रकार के दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। टेक एनी एग्जांपल ऑफ ए रेशनल नंबर। Its decimal expansion is either terminating or non-terminating but recurring. So this gives the clue to define irrational number, which is not rational. Means any decimal which is not terminating and not recurring is an example of irrational number. For example, this is an example of non-terminating and non-recurring decimal. 10, 100, 100, 140 and so on. This process is continuing. This is not a rational number. This is irrational.
इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स, इरेशनल नंबर के कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल, √2, √3, √5, पाई, ई एक्सेट्रा है। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग √2 इरेशनल नंबर है, उसका प्रूफ क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि why some decimal expansion of real is terminating and when this is non terminating, और ऐसा किस प्रकार से होता है। तो यह जानने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें मदद करता है। कैसे? तो 2/5 we can write 2 हम जानते हैं कि 5 और 2 मिल करके 10 पैदा करते हैं। तो यदि हम इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो दिस इज इक्वल टू और बाय 10 एंड when there is a power of 10 in the denominator, then decimal is terminating sum. Another example, suppose we take this. Now see, the denominator is the product of only 5 times. To make it power of 10, we multiply means 10 to the power 5. So this is an example of terminating decimal. क्योंकि यहाँ पर जो है पावर के रूप में 10 to the power 5 है और इसका मतलब है यह दशमलव सम दशमलव होगा सम दशमलव। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि P/Q में जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यदि Q 2 और 5, Q के गुणनखंड केवल 2 या 5 हो तो उसको हम लोग 10 के तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या के डिनोमिनेटर में, डेसिमल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 या 5, ओनली 2 और 5 शामिल हो तो उसको 10 के पावर्स के रूप में लिखा जा सकता है और 10 के पावर के रूप में लिखने पर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन if P/Q is in the form the denominator does not involve 2 or 5, just suppose 1/3, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि 10 के लिए 10 के लिए हमें 2 या 5 चाहिए,
we cannot make it 10 anyway by multiplying it with any prime numbers. We cannot make it 10. Suppose we multiply it by 10. In that case 3 cannot be now suppose this is 1 by 3 because we cannot make it 10, इसलिए किसी भी हाल में इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा. सिमिलरली 1 by 7 डिनोमिनेटर में 10 होने के लिए हमें 2 या 5 चाहिए, लेकिन 7 को किसी भी अभाज्य संख्या से गुणा मल्टीप्लाई करने पर हम 10 नहीं ला सकते हैं, इसलिए यह डेसिमल किसी भी हाल में टर्मिनेटिंग नहीं होगा. और इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं. If denominator of a rational number involves 2 and another prime which is not 5, then again it's an example of a non-terminating decimal, but here recurring will start after certain places of decimal. क्या मतलब है इसको हम समझते हैं. 2 into 3 10, नीचे 10 प्रोड्यूस करने के लिए ये मल्टीप्लाई इट बाय 5. So this is 5. Now we can write it as 5. 2 into 5 10. 3. 5 by 10 is terminating decimal, of course 0.5. But लेकिन 3 को जो है समाप्त हम लोग नहीं कर सकते. 3 को समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए दिस इज इक्वल टू 0.5 by 3 एंड दशमलव के एक अंक बाद फिर रेकरिंग स्टार्ट हो जाता है 0.16666. इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है, यह भी निष्कर्ष निकलता है, यदि कोई दशमलव इस प्रकार से हो कि दशमलव के कुछ अंक बाद आफ्टर सम प्लेसेस ऑफ डेसिमल रेकरिंग स्टार्ट्स, देन वी कैन कंक्लूड कि देयर इज सम 2 or 5 in the denominator and other factors are also involved. For example 3, 5, 3, 7, 11 मीन्स 2 और 5 के अलावे कोई न कोई फैक्टर शामिल है. ऐसी स्थिति में उसका रेकरिंग डेसिमल दशमलव के कुछ अंक बाद रेकरिंग प्रॉपर्टी शुरू होगी. ओके, सो लेट्स समराइज. आज हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और हमने देखा कि किस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है और सिंपल से लगने वाले इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या एप्लीकेशन है. हमने यह भी देखा कि एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करने में और किसी भी संख्या के 4 to the power n, 6 to the power n, 15 to the power n के यूनिट प्लेस पर 0 या 00 या 000 होने के लिए क्या टेस्ट है, हमने यह भी देखा. और किसी रेशनल नंबर
के डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार के हो सकते हैं और क्यों ऐसा होता है कि कोई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। इसको भी हमने देखा कि यह जो है प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के यूनिकनेस प्रॉपर्टी पर आधारित है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लास्ट एपिसोड में जो है अगले क्लास में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।